हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, और बेटा मैंने उसका सारा मैटर लिखवा दिया है, मुझे बस समझाना ठीक है ना बेटा। उसमें सबसे पहले हमने बात की थी ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, वो बात मैं ख़त्म कर चुका था, समझा भी चुका था, ठीक है ना। टिस्को थी हमारे पास। सबसे पहले क्या हुआ था, कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल लगी थी। कॉटन को ऑपरेट करते थे इंडियंस, इन गुजरात, और बेटा जूट को फॉरेनर्स ब्रिटिशर्स ऑपरेट करते थे इन बंगाल, ठीक है ना बेटा। ये चर्चा करी थी। फिर टिस्को एस्टैब्लिश हुई 1907 में। टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। इसके बाद बेटा थोड़ी सी शुगर, पेपर और सीमेंट इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई, ठीक है ना। कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी जो फर्दर प्रमोट कर सके इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और बेटा सारी इंडस्ट्री में सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, यानी कि गवर्नमेंट थी, जहां उनका रोल बड़ा लिमिटेड था बेटा, रेलवे, रोड्स और पोर्ट्स को लेकर। बस इतनी बात पड़ी थी। नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर, जमशेद टाटा, ठीक है ना भाई। चलो जी, लो बेटा बाकी बात करनी थी एक हैंडीक्राफ्ट पे, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट कैसे खत्म करा ब्रिटिशर्स ने बेटा इंडिया का। बेटा इंडिया की प्राइड थी, ठीक है ना, इंडिया का गरूर ही खत्म कर दिया भाई साहब, पूरा का पूरा। 5 कारण है बेटा जिसकी वजह से हमारा हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है ना। कहाँ बेटा इतना बड़ा मार्केट शेयर, और कहाँ बेटा जीरो कर देना उसको। सबसे पहला है बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। बेटा डिस्क्रिमिनेटरी मतलब पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन करना। बेटा टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, टैरिफ समझते हो? टैरिफ मतलब होता है टैक्स रेट। टैरिफ हमेशा टैक्स को बोला जाता है बेटा। तो बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। आपको बता देता हूं मैं, जब भी इस वर्ड का यूज करूंगा स्टेट, यहां पर स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। स्टेट सिर्फ वर्ड स्टेट लिखा है, इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस टाइम पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है ना बेटा। तो कह रहा है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी कि बेटा पार्शियलिटी वाली टैक्स पॉलिसी लाई थी स्टेट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। और पार्शियलिटी क्या थी, ये बहुत बार बात हुई बेटा। आपने क्या कर रखा था, हर चीज का एक्सपोर्ट ब्रिटेन की तरफ ड्यूटी फ्री था। हर चीज का इंपोर्ट जो ब्रिटेन से हो रहा था वो भी ड्यूटी फ्री था। लेकिन अगर आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर देते थे, हैवी ड्यूटीज उसके ऊपर लगा दी थी, लगभग 200% टैक्स। बेच के दिखाओ, बिकेगा? बस यही खत्म कर रहा था। समझ में आई बेटा? अभी रीड कराऊंगा, पहले समझ लो। सेकेंड हेडिंग है बेटा डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोर्ट। बेटा देखो, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है, ठीक है ना। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, कुछ अंदाजा 1750 के आसपास उन्होंने बेटा राज शुरू किया था, ठीक है ना। इस चीज को समझने की कोशिश करो। उससे पहले क्या था? उससे पहले थे बेटा राजा, एम्परर्स, ठीक है ना बेटा, जो छोटी छोटी विरासत लेकर बैठा करते थे, ठीक है ना। और राजा बेटा पैट्रोनेज देते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को। पैट्रोनेज मतलब प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू समथिंग। तो बेटा ये प्रोटेक्शन देते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को। बेटा उनके दरबार देख लो, एक से एक कपड़ा मिलेगा, एक से एक कपड़ा, एक से एक कारीगरी, ठीक है ना बेटा, जो इंडियंस करते थे अपने हाथ से, ठीक है ना। राजा की खुद के कपड़े देख लो, उसके मंत्री के कपड़े देख लो, एक से एक मलमल पहना करते थे वो। तो बेटा 1750 से पहले जो राजा कल्चर था, एम्परर कल्चर था, जो प्रिंस कल्चर था, ये बहुत प्रोटेक्ट करता था इंडियन हैंडीक्राफ्ट को। जैसे ही ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ, इन्होंने सारे राजाओं को एक एक करके मार दिया बेटा, उनकी सारी विरासत इकट्ठी कर ली। यही करा था ना इन्होंने बेटा। तो जब राजा ही नहीं बचे तो हैंडीक्राफ्ट कहां से बचेगा? क्योंकि बेटा वो तो सूट बूट वाली सरकार है, ब्रिटिशर्स थोड़ी पहनते थे मलमल, वो तो सूट बूट डालते थे ना बेटा। उन्होंने तो सिखाया हमारे को, हम तो कुर्ते पजामे वाले थे, ठीक है ना बेटा। तो बाबू एंड ऑफ प्रिंसले कोर्ट इंप्लाइज बिगन ऑफ ब्रिटिश रूल। और बेटा अगर ब्रिटिश रूल बिगन हो चुका है तो उसने स्पीड अप कर दिया था बेटा प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट को। क्लियर बात? 2 बातें क्लियर हुई बाबू। थर्ड हेडिंग इज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। बेटा इंडियन क्राफ्टमैन हाथ से कारीगरी करते थे, और बेटा
ब्रिटिशर्स मशीन मेड करते थे बेटा, वो कारीगरी जितना भी हैंडीक्राफ्ट का काम था वो सब मशीन मेड था बेटा। आपको भी पता है हाथ में उतनी सफाई हो नहीं सकती इतनी मशीन में होती है। तो बेटा एक तो वो चीज में सफाई इतनी, क्वालिटी इतनी, दूसरी बात बेटा वो इंडियन क्राफ्टमैन से सस्ता बेचते थे प्रोडक्ट को। अब धीरे धीरे सस्ते का राज आ गया बेटा, सब खत्म हो गया। तीसरा रीजन ये है बेटा हैंडीक्राफ्ट खत्म होने का। ठीक है जी। फोर्थ वन, हेडिंग का नाम लिखा गया है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। बेटा इंडिया में एक क्लास धीरे धीरे इमर्ज होने लगी बेटा जो ब्रिटिश कल्चर से बड़ी इंप्रेस थी बेटा, और उनका कल्चर हम अडॉप्ट करने लगे। तो ब्रिटिशर्स यही तो चाहते थे आप हमारा कल्चर अडॉप्ट करो बेटा। कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़े बहुत पैसा रखते थे, उन्होंने सूट बूट पहनने शुरू कर दिए, उनके जैसा दिखना शुरू कर दिया, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इसलिए भी खत्म हो गया। ठीक है ना। और आज की तारीख में हम तो पूरे इंप्रेस्ड हैं बेटा, थोड़े बहुते तो हैं ही नहीं। ठीक है ना बेटा। पता नहीं कितने फॉरेन ब्रांड हमारे देश में नजर आ रहे हैं, उनके जैसा हम खाना खाते हैं। ठीक है ना। जंक फूड ये कब हुआ करता था इंडिया में, बिल्कुल लेटेस्ट पिछले 20-30 सालों में। इतने सारे प्रोडक्ट हैं बेटा जो हमें चाइना ने दिए, इतने सारे प्रोडक्ट हैं बेटा जो हम ब्रिटिशर से कॉपी कर रहे हैं, इतने सारे हम जो यूएस से कॉपी कर रहे हैं। मैकडी, KFC, डोमिनोज ये कब होते थे इंडिया में, पिछले 20-30 साल में ही सब कुछ हो गया बेटा। तो बाबू हम बड़ी तेजी से उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर के पीछे भागते हैं, हम उनके कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। वो साड़ियां पहन रहे हैं और हम बेटा उनके कपड़े, यही हो रहा है। एंड लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे टू द इंडिया। देखो बेटा बात सुनो, सामने देखना मेरी तरफ। बाबू कोई प्रोडक्ट यूके से आ रहा है इंडिया, आने का रास्ता एक ही था बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग सारे पोर्ट्स को बनाना शुरू कर दिया था। कालीकट, कैलकाटा और गुजरात सब पोर्ट्स पे उतरता था बेटा। पोर्ट्स पे उतरने के बाद हमारे पास आगे पक्का रोड तो है ही नहीं, तो कैसे बेटा उनको इतनी बड़ी मार्केट कवर करनी थी, वो कैसे कवर करें। इन्होंने इंडिया को रेलवे दिया ताकि बेटा ये क्या करें, JNK से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी रेलवे लाइन बिछा दे कि हर शहर में हमारा प्रोडक्ट बिके। तो बेटा अगर इन्होंने रेलवे दिया, वो भी अपना हैंडीक्राफ्ट पॉपुलर करने के लिए, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को जीरो करने के लिए दिया। समझ में आया बेटा। ये 5 रीजन है क्यों इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इतनी तेजी से इतनी जल्दी खत्म हो गया, जो इंडिया की प्राइड था। ठीक है जी। एक बार आप रीड करेंगे बेटा, प्रॉब्लम अभी लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम NCERT में पेज नंबर 8 पर हैं। टॉपिक का नाम है फॉरेन ट्रेड। बेटा मेरी तरफ देखना, अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर से। फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब फॉरेन ट्रेड कि क्या फॉरेन ट्रेड होता था इंडिपेंडेंस तक हमारे इंडिया में। कहते हैं इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स, बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट adversely affected the structure, composition and the volume of India's foreign trade. Consequently, India became an exporter of primary goods such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen cloth and capital goods like light machinery produced in the factory of Britain. बेटा कह रहा है एंशियंट टाइम से, यानी कि पुराने जमाने से इंडिया बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का एक्सपोर्टर रहा है, तगड़ी चीज़ों का, और बहुत अच्छा फॉरेन ट्रेड किया करता था। कह रहा है लेकिन जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ टैरिफ्स ऐसे लगाए बेटा, कुछ पॉलिसीज ऐसी बना दी जिसकी वजह से इंडिया के फॉरेन ट्रेड की कॉम्पोजिशन बिगड़ गई, वॉल्यूम बिगड़ गई, हर चीज़ ही बिगड़ गई बेटा। कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये जो दिखाई दे रही है बेटा, हम एक्सपोर्टर बन गए हैं रॉ मटेरियल के, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, इन सब के हम एक्सपोर्टर हैं, जो प्राइमरी गुड्स हैं बेटा, जो रॉ मटेरियल है। और हम इंपोर्टर बन गए हैं फिनिश गुड्स के बेटा, सिल्क के, कॉटन क्लोथ्स के, वुलन क्लोथ्स के बेटा, कैपिटल गुड्स के, इन सब चीज़ों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। यह कॉम्पोजिशन बहुत खराब हो चुकी है। चलो जी आगे बढ़ना। For all practical purpose, Britain maintained a monopoly control over the India's export and import. As a result, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed to with a few other countries like China, Sri Lanka and Iran. The opening of Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade. बेटा इधर देखना मेरी तरफ, कहता है ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर,
और इस लेवल की मोनोपोली की अकेले 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बेटा सिर्फ ब्रिटेन को हो रहा है, ठीक है ना। बाकी 2-4 कंट्री अलाउ कर रखी थी, इसने नाम भी लिया, श्रीलंका, चाइना, और आपने सिर्फ ईरान को अलाउ कर रखा था कि यहां से फॉरेन ट्रेड कर लो, बाकी किसी कंट्री को अलाउ नहीं है। कहता है दूसरी बात, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल की वजह से क्या हुआ बेटा, इंटेंसिफाइड हो गया फॉरेन ट्रेड। ये स्विस कैनल क्या चीज थी, सामने देखना, बैठो चल बेटा। स्विस कैनल क्या चीज थी ये समझ लेना बेटा। ये इंडिया है और यहां पर बेटा अफ्रीका पड़ता है हमारे पास, मुझे मैप में नहीं जाना बेटा, ठीक है ना। अफ्रीका पड़ता है और हमारे पास कहीं ना यहां पर ब्रिटेन था। इस जगह पर होता क्या था पहले फॉरेन ट्रेड, ब्रिटेन से ना अफ्रीका के रास्ते होता हुआ गुड्स इंडिया आता था। फिर हुआ क्या बेटा, यहां पर ना छोटा सा वाटर वे था बेटा, इसको आर्टिफिशियली कनेक्ट कर कर बेटा ब्रिटिशर्स ने यहां से बेटा डायरेक्ट इंडिया भेजना शुरू कर दिया गुड्स, जो लगभग हाफ ऑफ द डिस्टेंस पड़ता था जो ये पहले ट्रेवल करते थे। तो ये स्विस कैनल जब खुल गई ना बेटा, और ज्यादा फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाइड हो गया और वॉल्यूम बढ़ा दिया इन्होंने ब्रिटेन से। समझ आए, क्लियर है बात। एक बार देखना राइट हैंड साइड पर पेज नंबर 9 पर डायग्राम है स्विस कैनल का, दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम, जहां एरो बने हुए हैं बेटा, कैसे गुड्स को ला रहे हैं इंडिया तक। पहले पूरा अफ्रीका नापना पड़ता था बेटा, अफ्रीका के नीचे से आते थे बेटा। समझ आई बात। चलो जी बेटा आगे बढ़ना। The most important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was a generation of large export surplus, but this surplus came at the huge cost of the country's economy. Several essential commodity, food, grain, cloth, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic market. Furthermore, this export surplus does not result in any flow of goods or silver into the India. Rather, this was used to make payment for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, expenses on the war against fought by the British government, and the import of invisible item, all of which led to the drain of India's wealth. मैं समझाता हूँ बेटा क्या कह रही है, बड़े काम की बात है, सुन लो बेटा। ये आपके लिए भी सरप्राइज है और मेरे लिए भी सरप्राइज था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड बेटा हमारे बीओटी फेवरेबल थे। बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, याद नहीं आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स की बात चल रही है। यानी कि सरप्राइजिंगली हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स इंपोर्ट से ज्यादा थे। आजाद होने के बाद आज तक नहीं हुए, और जब तक हम बेटा उनके कंट्रोल में थे तब तक हमारा बीओटी फेवरेबल था, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लेकिन सरप्लस का फायदा कभी इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कभी यूज नहीं करा इन्होंने। आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने पैसा कह रहा, उसने ना बार बार एक्सपोर्ट सरप्लस वर्ड यूज करा। मैंने आपको करेक्ट वर्ड बता दिया, हम इसे बीओटी बोलते हैं बेटा। बीओटी हमारा फेवरेबल था बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पर बेटा इस फेवरेबल होने का भी फायदा कभी इंडियन को नहीं मिला। ये पैसा ब्रिटिशर्स ने इंडिया की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं करा, पैसा खर्च करा अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए। इतने सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस आपने इंडिया में स्टैब्लिश कर रखे हैं, इतने सारे उसमें नौकर चाकर काम कर रखे हैं, सबकी सैलरी वहीं से दे रहे हैं, ठीक है ना बेटा। और पैसा खर्च कर रहे हैं वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जहां कहीं भी बेटा लड़ाई लड़ते हैं ब्रिटिशर्स, लड़ाइयों में खर्चा होता है, फ्री में नहीं हो जाती लड़ाइयाँ, ठीक है ना बेटा। वो सारे एक्सपेंसेस यहीं से रिकवर हो रहे थे इंडिया से। आप समझ भी गए होंगे कि हमारा बीओटी फेवरेबल क्यों था। जब आप एक्सपोर्ट करने लगोगे इतने सारे रॉ मटेरियल का, तो देश में कुछ तो पैसा आ ही रहा है। समझ आई बात। तो हमारे एक्सपोर्ट फेवरेबल थे सरप्राइजिंगली। और आपको बता देता हूं बेटा, मेरे टाइम पर ना एक कहावत है बेटा, एलिजाबेथ बेटा क्वीन थी ब्रिटेन की, ऐसा बोला जाता था। आपको पता है ब्रिटेन ने कितनी कंट्रियों पर राज किया है? खाली इंडिया नहीं भाई, बहुत सारी कंट्रियों पर राज किया है, कुछ 60-70 पर। हमारे टाइम में कहावत थी कि एलिजाबेथ के राज में ना कभी सूरज छिपता नहीं है। पता है ऐसा क्यों बोला जाता था? कि अगर इंडिया में सूरज छिप रहा होता था बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया में सूरज उग रहा होता था। ऑस्ट्रेलिया पे भी उनका राज। ऑस्ट्रेलिया में छुप रहा होता था तो किसी और कंट्री में उग रहा होता था, वहां भी उनका राज। 70 कंट्री में राज था। तो ऐसा बोला जाता है एलिजाबेथ के राज में कभी सूरज नहीं छुपता था।
आपने कभी नाम सुना है कॉमनवेल्थ गेम्स? एक बार दिल्ली में होस्ट किए थे, इंडिया ने होस्ट किए थे। आपको पता है कॉमनवेल्थ का क्या मतलब होता है? मैं बच्चों से पूछता है, बच्चे कहते हैं कॉमनवेल्थ, सब पैसे इकट्ठे करके डाल देते हैं और गेम खेलते हैं। ऐसी ऐसी तो डेफिनेशन देते हैं बच्चे। कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ उन कंट्रीज के बीच में होते हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन ने राज किया था। 60-70 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। समझ आई? तो बेटा इतनी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी हैं, आप समझ सकते हो। सारे एक्सपेंसेस यहीं से जाते थे बेटा। क्लियर है जी बात? बोल ओके। अब देखो मैं कर रहा हूं वीडियो पोस्ट, मुझे 3 से 4 पॉइंट तगड़े निकाल के दे दो जिन पे मैं हेडिंग बनवा के लिखवा सकूं, और बनते हैं 4 पॉइंट आराम से। 3 तो बनते ही बनते हैं, 3 बता दो बस आप। चलो बेटा आप हेडिंग लिखो, फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट हेडिंग लिखना है इसमें, नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोल रहा हूं मैं और आप भी लिखे जा रहे हो। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। बहुत गुस्सा आता है भाई लड़कियों को, जैसे ही कोई गलती करा दो कटिंग हो जाती। मैं इधर देख लेता हूं। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। एक हमारी कॉपी होती थी, सिर्फ कांटे ही होते थे। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। फर्स्ट बुलेट लिखना बेटा, composition of foreign trade on the eve of independence. Composition of foreign trade on the eve of independence indicate backwardness. Composition of foreign trade on the eve of independence indicate backwardness. Second bullet, India became the net exporter of, India became the net exporter of raw silk, cotton, wool, raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, and other raw materials, and other raw materials. Third bullet, India became the net importer of, India became the net importer of silk, cotton and woolen clothes, cotton and woolen clothes, and capital goods, and capital goods. सर हेडिंग क्लियर है? ठीक है ना? कॉम्पोजिशन बड़ी बैकवर्ड थी क्योंकि रॉ मटेरियल का हो रहा था एक्सपोर्ट और फिनिश गुड्स का हो रहा था इंपोर्ट। सेकंड हेडिंग लिखना बेटा, surplus trade, surplus trade but only to benefit Britishers, surplus trade but only to benefit Britishers. फर्स्ट बुलेट लिखना बेटा इसमें, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली आर BOT, सरप्राइजिंगली our BOT मतलब balance of trade was favorable, ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लिख जरूर लेना बेटा। लो मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड बुलेट लिखना बेटा, बट दिस सरप्लस
but this surplus is not used for the growth and the development of India, but this surplus is not used for the growth and the development of India, but to meet ऐसे कर लो, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 बना लो सेकेंड बुलेट में, बट टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, फर्स्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और सेकेंड पॉइंट में लिख रहे हो, सेकेंड पॉइंट में वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, वॉर मतलब युद्ध, फॉट बाय बेटा पास्ट टेंस है, FOUGST, फाइट नहीं फॉट, वॉर फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके बात, लास्ट वन, लास्ट हेडिंग, फिर छुट्टी, लास्ट हेडिंग, हाँ जी लास्ट हेडिंग है, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सर आपने देखा होगा चीज़ें ना एनसीईआरटी में लिखी सब कुछ बढ़िया हुई हैं पर अनसिस्टमैटिक, हम उसको सिस्टमैटिक कर रहे हैं। हेडिंग से लिखेंगे, टीचर इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में, पैराग्राफ लिखते चले जाओगे यार कोई देखेगा भी नहीं आईडी, और आईडी बेटा सिर्फ डिफरेंस डालेगी, ध्यान रखना। मैक्रो में गिन के दिखाऊंगा आपको कितने बच्चे 40 में से 40 लाख, मैक्रो में कुछ नहीं है यार, बहुत हल्की है। अभी रिवीजन करोगे ना आप 10-12 टेस्ट दोगे आपको पूरी मैक्रो याद हो जाएगी, लेकिन बेटा आईडी सच में डिफरेंस डालेगी, देखना। तो मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड हमने हेडिंग लिखी, फर्स्ट बुलेट लिखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मोनोपोली कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड monopoly control over India's export and import, over India's export and import. Second bullet, more than 50% of the foreign trade, more than 50% of the foreign trade is directed towards Britain only. It's directed towards Britain only. इसी में स्विस कैनाल वाली बात भी लिखवा दूं, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, थर्ड बुलेट है बेटा, ओपनिंग ऑफ, वो अलग हेडिंग नहीं बना रहे बेटा, इसी में लिख रहे हैं, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड द फॉरेन ट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटेन, फर्दर इंटेंसिफाइड द फॉरेन ट्रेड टुवर्ड्स ब्रिटेन। बेटा आप एक बार रीड कर लो, ठीक है, अभी प्रॉब्लम लेते हैं इसकी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।